दोनों व्यवस्था। ठीक, आज मैथमेटिक्स का हम लोग यानी गणित सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं। आज हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, जो 10th क्लास का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसमें। ठीक, चलिए देखते हैं जो वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, जो भी वास्तविक संख्या क्या है नहीं है उसके बारे में देखते हैं। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कराना है, नहीं है नहीं कराना है, वो आपकी जिम्मेदारी। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होगा? चलिए बढ़ते हैं। रियल नंबर अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अच्छा, हिंदी में क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। गुड। बाय द वे क्लास छूट भी जाए प्रायः होता है तो कहीं से भी जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर अवेलेबल क्लास रहेगा, आराम से आप लोग देख सकते हैं। ठीक, रियल नंबर देखिए, एक समझिए बात। रियल नंबर मान लीजिए कि हमारा सौर मंडल है। ठीक, सौर मंडल में मान लीजिए कि रेशनल नंबर हमारा क्या है? पृथ्वी है। ठीक, और चंद्रमा हो गया इरेशनल नंबर, साइड है बेचारा, सुना रहा है ना। अब इस रेशनल नंबर में यानी परमेय संख्या में, और ये अपरमेय संख्या हो गया, ये बाहर हो गया, मून है और ये अर्थ है। ये इंटीगर्स मान लीजिए समुंदर है। ठीक, होल नंबर मान लीजिए धरती है, स्थल। ये मान लीजिए नेचुरल नंबर क्या है आपका? जंगल मान लीजिए, या घर द्वार मान लीजिए। ठीक, नेचुरल नंबर सब मिलता है तो खाली नेचुरल नंबर माने प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्या में माइनस प्लस सब संख्या लेकर चलेंगे तो क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है, जिसको पूर्णांक कहते हैं। ये सब संख्या मिलके क्या बनाता है? रेशनल नंबर बनाता है, नहीं परमेय संख्या। परमेय संख्या का फॉर्मूला होता है या जो परिभाषा होता है जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, उसे परमेय संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे, चूंकि परिभाषा से भी मतलब इस उदाहरण से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इनमें से कौन सा परमेय संख्या है, इनमें से कौन सा अपरमेय संख्या है, ऐसा 10th के एग्जाम में आता है ना बोर्ड में, उसका भी डिस्कशन किया जाएगा। कल जितना आएगा उतना डिस्कशन किया जाएगा। अब आने वाला संभावना तो कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं एक एक टॉपिक के बारे में, देखा जाए ध्यान से। दिखाई दे रहा है ना संख्याएं? कि और जूम करना पड़ेगा? दिखाई दे रहा है? क्लियर है? चलिए देखते हैं, एक बार शॉर्ट करके बता देते हैं, एक बार एक एक करके समझाएंगे। ठीक, यही तक हम लोग का डाटा है। जितना पढ़ते हैं संख्याएं में ही आता है। संख्याएं दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक संख्याएं और एक मिश्र संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार का होता है, परमेय और अपरमेय। अपरमेय जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक बीजगणित और एक अनितीय। ये देखते हैं, कहता है परमेय संख्या दो होता है, एक पूर्णांक में एगो भिन्न में। पूर्णांक में आते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, जीरो होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। अच्छा, भिन्न में आते हैं तो एक उचित भिन्न होता है, एक अनुचित भिन्न होता है, एक मिश्रित भिन्न होता है, एक मिश्र भिन्न होता है। अब आते हैं इसमें तो ऋणात्मक धनात्मक, तो ऋणात्मक छोड़ देते हैं, धनात्मक में आते हैं। धनात्मक जो पूर्णांक होता है वो दो प्रकार का होता है, एक मान लीजिए जीरो के साथ गिनती कीजिएगा तो पूर्ण संख्या होगा, और जीरो हटा दीजिएगा तो प्राकृतिक संख्या होगा। इसी में भाज अभाज विषम अविषम सब आता है। ठीक, अब एक एक करके जूम से पढ़ते हैं। संख्याएं दिखाई दे रहा है ना? चलिए, संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक होता है वास्तविक संख्या रियल नंबर। रियल नंबर की परिभाषा कोई भी पूछे तो कहिएगा अपरमेय और परमेय संख्याओं के समूह को या समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। इसमें इसका उदाहरण देने में थकबगाइएगा मत, जो दिमाग में अंक आए वो बोल दीजिएगा। रूट में भी बोलिएगा तो हो जाएगा, रूट से बाहर भी बोलिएगा तो हो जाएगा। ये कंफर्म है?
जैसे कहने का मतलब है 2, 5, 3/2 -1/2। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं। चलो, तो वास्तविक संख्या के समझ में आ गया। अब आता है मिश्र संख्या, जो आपको 11 क्लास में पढ़ना है। किस क्लास में पढ़ना है? 11 क्लास में पढ़ना है। मिश्र संख्या को हम लोग इमेजिंग नंबर भी कहते हैं, ठीक, काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, और यहाँ मिश्र संख्याएं भी है। इसमें अक्सर याद रखिएगा आई के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। देखिए आई जुड़ा हुआ है, तो खैर इसमें इसका हमको 10 क्लास में कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग को इसी से लेना है। हम लोग का पहला लेसन है कौन सा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? उदाहरण के लिए देखा जाए तो रियल नंबर में जो आता है वो सारी संख्याओं को, जितना अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उस सारी संख्याओं को इसमें ले लेंगे। सबसे पहले पढ़े होंगे तो गिनती लिखे होंगे, पहाड़ा लिखे होंगे, सम संख्या जाने होंगे, विषम संख्या जाने होंगे, वो सब इसमें आता है। तब भिन्न संख्या जाने होंगे, भिन्न संख्या इसमें आता है, ठीक। वो सब मिल के तब माइनस में संख्या जाने होंगे, प्लस में संख्या जाने होंगे, वो सब इसमें आता है। ये सब इसमें रिकॉर्ड रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक प्रमेय संख्या, एक अप्रमेय। प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? तो प्रमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? प्रमेय संख्या कहते हैं। प्रमेय संख्या का कुछ उदाहरण भी है, ठीक। एक होता है अप्रमेय संख्या। वास्तविक संख्या 2 का समूह है, भाग नहीं कर सकते हैं, दोनों का समूह है। अप्रमेय और प्रमेय का समूह है। अप्रमेय संख्या उसे कहेंगे जो रूट से बाहर ना निकले। एक और बात याद रखिएगा, पाई का जो झंझट होता है, पाई रहता है अप्रमेय संख्या, लेकिन इसका मान रख देता है 22/7, तो क्या हो जाता है? प्रमेय संख्या। एग्जाम में पूछता है। इनमें से कौन सा प्रमेय संख्या है? उसके ऑप्शन में पाई दे दे तो पाई प्रमेय नहीं होगा, लेकिन 22/7 प्रमेय संख्या होगा, ठीक। तो यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया है कुछ अनिति, ये कोई नीति का नहीं है। पाई ये सब क्या है? अप्रमेय संख्या। और जो रूट से बाहर नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? अब अप्रमेय संख्या यही समाप्त हो गया। इसका कोई डिविएट या कोई भाग नहीं होता है। बस एक ही चीज लिखी है कि रूट से बाहर नहीं निकले तो उसे अप्रमेय संख्या कहते हैं। किसी को दिक्कत? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो अप्रमेय संख्या में आता है एक पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या उस धनात्मक ऋणात्मक जितना इंफिनिटी से लिखते आ जाइए, माइनस इंफिनिटी से 3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यह इंफिनिटी तक चल जाइए। अनंत मतलब जहां तक इच्छा है वहां तक आप लिख सकते हैं। अब इसमें क्या हो जाता है? ये इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल, तटस्थ, जीरो पूर्णांक। इसको कहते हैं घनात्मक पूर्णांक, जहां पॉजिटिव लिख के बताए थे। इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। अभी हो गया घनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है? अच्छा, अब इसको छोड़ दिया जाए, पूर्णांक में तो सब हो गया। अब जीरो के साथ गिनती की सभी संख्या को ले लिया जाए तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आगे दिया होगा। अब देखो पूर्ण संख्या होता है, जीरो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। क्लियर है? 0 प्लस गिनती की संख्या इक्वल टू पूर्ण संख्या, और 0 हटा देंगे तो गुड। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब पहले इस पर चर्चा कर ले। अब जितना प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं उसी में आता है आपका सम संख्या, जिसमें 2 से भाग लग जाए। सम संख्या, जिस संख्या में 2 से भाग लग जाता है उसे क्या कहते हैं? और जिसमें 2 से भाग ना लगे विषम संख्या। कोई दिक्कत? सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या 1, और सबसे बड़ी पूछेंगे तो आभास संख्याएं जो होती है वह 2 से भाग ना, ये सब परिभाषा नहीं होता है। बस कहा जाता है कि केवल 1 और केवल स्वयं 2 ही गुणनखंड होते हैं। वैसा संख्या जो केवल स्वयं से भाग लगे और ना तो 1 से भाग लगे, ऐसे संख्या को क्या कहते हैं? आभास। आभास संख्या में क्या क्या आता है?
दो तीन 2 से शुरू, 2 3, तो सबसे छोटी क्या हो गया 2, बड़ी की कल्पना नहीं कर सकते। यस सर। अच्छा, संयुक्त संख्या यानी भाग संख्या। भाग संख्या उसे कहेंगे जो या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो या स्वयं और एक के छोड़ के किसी और से भाग लग जाए, उसे क्या कहेंगे भाग संख्या कहेंगे। 4 जो है 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। 3 को हो गया, यस सर। 3 से भाग लग गया। यस तो अब 8 6 देखिए, 6 में किससे 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 6 से भी लगेगा। तो इसका गुणनखंड ज्यादा हो जा रहा है। यस तो सर। ये क्या हो गया भाग संख्या। यस सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा भाग संख्या पूछता है। अभाज्य संख्या पूछता कैसे है, कह देता है कि 90 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होती है, या इनमें से कौन सा 90 और 100 के बीच का अभाज्य संख्या है। तो चारों ऑप्शन तो 90 और 100 के बीच ही का रहेगा, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि किसका गुणनफल, या देखना पड़ेगा किसका गुणनफल 1 और 100 है। ठीक, अब मान लीजिए एग्जाम्पल में समझिए कि 90 से बोले हैं 100, इसमें 4 को ऑप्शन दे दें, एक 93 दे दें, एक मान लीजिए कि एक बार 95 दे दें, 97 दे दें, 99 दे दें, तो सस्पिशन हो जाएगा। 93 3 से भी कट जाता है, ये तो होगा नहीं। 95 में लास्ट में 5 है तो 5 से लगभग करेगा, होगा नहीं। 99 होगा नहीं, तो 97 एक ही है, क्लियर है। अब नहीं जानिएगा तो आपको दिमाग में ये बड़ा कंफ्यूजन दो चीज करता है, एक करता है विषम संख्या और एक अभाज्य संख्या। कितना बच्चा सबको विषम संख्या पहले पढ़ा है ना, तो दिमाग में फिट है। अब वो विषम संख्या देख के मार देता है, 93 देख के पहला ही मार देगा। लेकिन समझिएगा कि अभाज्य संख्या में अंतर होता है और विषम संख्या में। विषम संख्या जिसमें ये फॉर्मूला नहीं है कि उसका गुणनखंड 2 ही हो। विषम संख्या में एक ही चीज होता है कि जिसमें 2 से भाग ना लगे, वो विषम संख्या। इसका एक ही परिभाषा का समझ सकते हैं कि जिसका 2 ही गुणनखंड निकले, एक 100 और एक 1। ठीक, तो इसका तो गुणनखंड और निकल जाएगा, तो ये होगा नहीं। तो वैसा ही एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो घबराइएगा नहीं, बढ़िया से प्रश्न पढ़िएगा। इस पर प्रश्न पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक, ये वास्तविक संख्या का कुछ फंडामेंटल्स परिभाषा था जिसको हमने बता दिया। एक और आता है भिन्न फ्रैक्शन, एक होता है उचित, समझ सकते हैं, ऊपर का अंश छोटा और हर 12। ठीक, अनुचित का मतलब होता है अंश 12 हर छोटा। मिश्रित मतलब जानबे करते हैं पूर्णांक में दिया रहे तो उसे मिश्रित, ऐसे दिया रहे तो मिश्रित। सारा जोड़ घटा गुना भागे के में दे दिया जाए तो समझ रहा है ना, किसी को दिक्कत नहीं ना। अभी जितना नीचे वाला संख्या पढ़े हैं तो सबसे पहले बता देते हैं संख्याएं। संख्या में आता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या से बनता है तो होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या से पूर्णांक, पूर्णांक के बाद प्रमेय, एक हो जाता है अप्रमेय, प्रमेय और अप्रमेय मिल के क्या बना देता है वास्तविक संख्या। अब पहला लेसन हम लोग का है वास्तविक। सबके पास बुक है? चलिए, ये परिभाषा आप लोग दिमाग में बात रखिएगा। सबसे पहले हम लोग कुछ परिभाषा के बारे में समझ लेते हैं और उसके बारे में जान लिए, अब आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करें। ठीक, ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, समझिए कि लेसन पढ़ेंगे अंकगणित से रिलेटेड है, संबंधित है। इसमें हम लोग को एलसीएम एचसीएफ सबसे ज्यादा पढ़ना है। ठीक, इसमें भी प्रमेय संख्या का कुछ दिया है, एक और बात दिया है इसमें दशमलव प्रसार, उस पर आगे सवाल मिलेगा, देखेंगे। एक ही तरीका बताते हैं, अगर जो अंश में हर से भाग दीजिएगा, कोई प्रमेय संख्या में है अंश में हर से भाग दीजिएगा जो पूर्ण रूप से कट जाए, आसान प्रसार होता है। जो नहीं कटे बार बार रिपीट हो उसे क्या कहेंगे आसान प्रसार कहेंगे। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले आते हैं, देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड अपना मेथड दिए थे, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित पहेली को विचार कीजिए। पहेली पढ़िए।
एक विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा था। एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था ने उस विक्रेता से वाक युद्ध प्रारंभ कर दिया। बातचीत, बहस। इससे बात आगे बढ़ गई और उसने अंडों की टोकरी को छीन कर सड़क पर गिरा दिया। अंडे टूट गए। विक्रेता ने पंचायत से कहा कि उस व्यक्ति से टूटे हुए अंडों का मूल्य देने को कहे। पंचायत ने विक्रेता से पूछा कि कितने अंडे टूटे थे। उसने निम्नलिखित उत्तर दिए। विक्रेता से पूछा गया कि अंडा कितने टूटे थे, तो 2-2 गिनने पर 1 बचेगा, 3-3 गिनने पर 2 बचेगा, 4-4 गिनने पर 3 बचेगा, 5-5 गिनेंगे तो 4, माने हमेशा 1 कम बचेगा, 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते। तो टोकरी में कितना अंडा था? 150। अतः कितने अंडे थे? आइए इस पहेली को हम लोग हल करके प्रयत्न करते हैं। तो ये देना है, यही फॉर्मूला है, हम लोग को कल भी बताए थे, भाज्य वाला फॉर्मूला होता है। ठीक, यदि 7-7 गिने तो कुछ नहीं बचेगा, तो a बराबर 7p प्लस शेष क्या बचेगा? 0। कुछ नहीं बचने का मतलब 0। चलिए, तो 7-7 गिनेंगे तो 7-7 49, p के मान 7 रखेंगे तो a बराबर 49 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6-6 गिनने की बात कर रहा है तो 5 बचेगा, तो 6q प्लस 5। अच्छा, 5-5 गिनेंगे तो 4 बचेगा, तो 5s प्लस 4। हर एक कंडीशन में शेष बचते गया, लास्ट में आया 2v प्लस 1। यानी कह रहा है कि उपरोक्त प्रत्येक में हम लोगों को देखा गया तो a और b के लिए b का मान हमेशा क्या आया? 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब ए बी में भाग देने पर शेष r बचता है, इसलिए 0 से शुरू करेंगे 1 तक ले, अर्थात r भाजक होगा b से छोटा है। जैसे ही हम इस प्रकार के समीकरण लिखते हैं तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। यही भाग वाला जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि इसको हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर पढ़ना है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर आपका 17 है। ठीक, 17 में के 6 से भाग दीजिए, 6 से भाग दीजिएगा 6 3 18, ज्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो शेष कितना बचा? तो 5 शेष तो लिखा जाता है, क्योंकि इसको कहते हैं आर। ठीक, इसको कहेंगे क्वांटेंट यानी 2। ये क्या हो गया? 6। इसी को हम लोग कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी प्रमेय कहिए या थ्योरम कहिए। ठीक, इसी दौरान हम लोग को एसीएफ बनाना है। ठीक, अब देखिए ये भी तोड़ दिया, 5 और 12 का भी तोड़ा है। यह संबंध इसलिए सही है क्योंकि 12 5 से 12 है। उसके बाद कह रहा है 20 का भी है। सब तोड़ा है ना जी? यस सर। चलिए आगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो आर होगा क्या तो 0 से बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, या जिससे भाग देते हैं उससे छोटा होता है। शेषफल हमेशा क्या आता है? जिससे भाग देते हैं उससे छोटा आता है। ठीक, उसके बराबर आएगा तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? हमारा ना। अच्छा समझिए बात, मान लीजिए 9 में हमको 9 से 27 में बात, 9 दूनी 18। कभी देखो कि 9 शेष बचेगा दोनों बराबर? नहीं ना, तो कटिए जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, कभी शेष बचेगा तो मान लीजिए ये 6 कर दीजिएगा तो 9 दूनी 18 तो ये 8 बचेगा। हमेशा जो भाग देते हैं उससे शेष क्या होता है? कम बचता है। अब पूरा कट जाए तो 0 होता है। तो वही कह रहा है 0 के बराबर होगा या भागफल से, माने भाग जिसे देंगे उससे क्या होगा? ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। देखिए भागफल, शेषफल, यूक्लिड विभाजन प्रमेय दिया है, देख लीजिए ध्यान। यही सूत्र हम लोग को बार बार रिपीट करना है, इसी सवाल पर पढ़ना है। ये एल्गोरिथम थे, इन्होंने
थ्योरी दिया था। इनका जन्म 780 से 810 समांतर। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का शर्त है। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गो चरण दिया है कैसे कैसे हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एल्गोरिथम विभाजन मेथड से हम लोग एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए चरण दिया है। पहला दिया है कि सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए, और इसलिए हम ऐसे सी बराबर डी क्यू आर के रूप में तुलेंगे। उसके बाद 2 नंबर चरण कर रहा है कि आर बराबर 0 है तो डी पूर्णांकों को सी और डी एचसीएफ है यदि आर बराबर नॉट 0 हो तो। फिर तीसरा चरण कर रहा है जब तक 0 नहीं आएगा उस चरण से चलेंगे, 0 आ जाएगा तो प्रमेय समाप्त हुआ। ठीक, अब प्रमेय समाप्त हुआ तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए एचसीएफ बराबर जो दिया रहे वही आएगा। ठीक, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल दिया है और उसका चरण दिया है। ठीक है, तो इस पर चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितना परिभाषा था उस पर हम लोग चर्चा कर लिए। आज इसी के साथ क्लास समाप्त किया जाता है। इसके अगले क्लास जब किया जाएगा तो उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर सवाल बनाना सिखाया जाएगा। ठीक है।